उम्मीद के सब रास्ते बंद हों और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखना, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। आपकी गली में खड़ी है, ये याद रखना। आपको हमारा वीडियो का टाइटल कुछ इसी तरीके का है सर। पिछले वीडियो में भी मैंने ये मोटिवेशनल लाइन कहकर ही अपनी शुरुआत की थी, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, नॉन कॉन्जिबल अफेंस और कॉन्जिबल अफेंस दो तरीके के होते हैं। और कॉन्जिबल अफेंस उसके साथ होता है जिसे हम संज्ञेय प्रकृति का अपराध कहते हैं, जिसमें पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉन्जिबल अफेंस में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब किसी व्यक्ति के साथ कॉन्जिबल अफेंस होता है, वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस थाने में जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 154 में परिभाषित की गई थी, और बीएनएसएस 2023 में धारा 173 में डिफाइन की गई है। ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है सर, जब पुलिस उस व्यक्ति को या तो रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दे, या रिपोर्ट लिखने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दे। कॉन्जेबल ऑफेंस हुआ है, खात्मा खारिजा रिपोर्ट हो गई, व्यक्ति के ऊपर मानो पहाड़ टूट गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी के साथ वास्तव में घटना हुई और पुलिस रिपोर्ट ये दे रही कि कोई घटना ही नहीं हुई। जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हों और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जी हाँ सर, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है जब किसी के साथ जुल्म हो, जाती हो, और उसको मतलब कंज्यूमर ऑफेंस हो, उसके साथ गंभीर प्रकृति का अपराध हो, और वो थाने वाले उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दें, या एफआईआर लिखने के बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दें, तब उसके ऊपर सर निराशा का, खौफ का, डर का, और मतलब इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक उदाहरण आपको अक्सर मेरे वीडियो में दिया है, मैंने पिछले भी वीडियो बनाए, मैं उसको शॉर्ट है, मैं आपको बता दूं कि वो गंभीर स्थिति ऐसी होती है, खासतौर से फाइनेंशियल अगर कोई अपराध है, या किसी के साथ रेप, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार से संबंधित गंभीर अपराध हैं, और उसकी या तो एफआईआर लिखी नहीं जाए, और यदि एफआईआर लिखने के बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाए, जबकि मुलजिम सब मौजूद हैं, जिन चीजों से अपराध किया गया था उसके सारे सबूत मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, उसके बाद भी यदि पुलिस के द्वारा खात्मा खारिजा रिपोर्ट लगा दी जाती है, तब उस व्यक्ति को आगे क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जीता जागता मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, जो हमारे आज के वीडियो से संपर्कित है। हम प्रोटेस्ट याचिका पर आज बात करेंगे सर। हम प्रोटेस्ट याचिका मतलब विरोध याचिका, यदि पुलिस ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट लगाकर अदालत में जज साहब के समक्ष पेश कर दी और आपको वहां से सूचना दी गई, तब आपको प्रोटेस्ट याचिका पेश करना होगी। प्रोटेस्ट याचिका को हिंदी में कहते हैं विरोध याचिका, मतलब उस खात्मा खारिजा को निरस्त कराने का विरोध करना, सिंपल सा मतलब है ये। उसकी ड्राफ्टिंग कई तरीके की हो सकती है, लेकिन मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट इस ई बुक पीडीएफ में आपके लिए तैयार करके रखी है, उसकी सरल डेफिनेशन भी तैयार करके रखी है। तो मैं आइडियल ड्राफ्ट में आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से आगे बताऊंगा, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। लेकिन यहां तक मामला पहुंचेगा कि आपको प्रोटेस्ट याचिका लगाने की जरूरत आन ही पड़ी है, तो वो कैसे आन पड़ी है उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। एक बड़ा गंभीर मैटर है सर, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, चीटिंग से रिलेटेड मैटर है, 420 से संबंधित ये मामला है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा कंपनी के एजेंट और प्रभारी बन के 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। उससे कहा गया कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी चल संपत्ति भी यहीं है, आप इस कंपनी में पैसा लगा दो तो आपको इतने रुपए रिटर्न वापस मिलेगा। अच्छा, वो पैसा कंपनी में गया भी कि नहीं गया ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो तीनों लोगों ने, पांचों लोगों ने आपस में मिलकर बांट लिया। पुलिस ने जांच ही नहीं की। ये तो पुलिस अगर जांच करती तो पता लगता कि उन्होंने घरों में बोरे के अंदर भर के छिपा रखा है या कहीं दूसरे बैंक के खातों में ट्रांसफर कर दिया है, मगर पुलिस के द्वारा जांच ही नहीं की गई। अब आगे का मैटर ये है कि वो लोग आए और उन्होंने भरोसा दिलाया, और एक चूंकि वो उनमें से एक व्यक्ति को जानता था, बचपन से जानता था एक व्यक्ति को, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि देखो मैं आप लोगों को जानता हूं, मेरा आप पे ट्रस्ट भी है, लेकिन मेरी मूल राशि नहीं डूबना चाहिए, भले ही मुझे मुनाफा कम हो जाए, लेकिन मैं आपकी बात पे भरोसा करते हुए आप जो बता रहे हैं उस कंपनी में मैं रुपया लगा दूंगा। मैं कंपनी को तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं आपके ट्रस्ट पे लगा दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप हम परिचित भी हैं। उन लोगों ने उसी समय उसको एक खाता नंबर दिया।
और जब उस शहर से दूर दूसरे शहर जहां वो रहते थे 60 किलोमीटर दूर, जब वहां चले गए तो वहां से व्हाट्सएप पर मैसेज भी उस खाते नंबर का भेजा कि इससे मिलान कर लेना जमा कराने से पहले। और उसके बाद जिस खाते में वो पैसे जमा कराना चाहते थे तीनों मुलजिम, उसके चेक का फोटो भी खींच कर भेजा। और ये कहा कि जो हमने आपको आपके घर पर खाता नंबर दिया है, हमने व्हाट्सएप पर लिख के दिया है, और जो चेक भेजा जिसमें आपको पैसे जमा कराना है, वो चेक के ऊपर भी खाता नंबर लिखा हुआ है। आप इन तीनों से मिलान करने के बाद पैसे जमा कराना। उस व्यक्ति को पूरा भरोसा हो गया कि जी चेक बुक भी इनके पास है और पूरा खाता पूरे सिस्टम से भरोसे के साथ बात कर रहे हैं। तो उनके कहने पर 28 लाख रुपए एसबीआई बैंक से आरटीजीएस फॉर्म भरकर उस खाते में जमा करा दिए। जैसे ही पैसे जमा कराए 10 मिनट बाद ही वो उस खाते में से पैसे निकालकर एक दूसरी स्टेट के खाते में लिए गए। और वहां से वो पैसा कहाँ गया, पुलिस ने इसके आगे कोई जांच नहीं की। वो खाता वहां से उन मुलजिमों ने निकालकर उनके घरों में रख लिया या अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया, या अभी भी वहीं है। पुलिस ने इसके आगे कोई जांच नहीं की। पुलिस उस प्रथम खाते तक पहुंची सिर्फ जो मुलजिमान देकर गए थे, वहां तक पहुंची। और वहां पहुंचने के बाद ये बताया पुलिस ने जांच में कि ये खाता जो मुलजिमों ने आपको दिया था, इसमें जो 28 लाख रुपए आपके द्वारा जमा कराए गए थे, यहाँ से 10 मिनट बाद ये दूसरे ट्रेवल के खाते में जमा करा दिए गए। बस इसके आगे उस फरियादी ने काफी निवेदन किया थाना प्रभारी महोदय से कि सर उस खाते में मेरे पैसे हैं अगर, तो आप वहां से प्लीज उसको जब्त करके लाएं और उसको भी मुलजिम बनाएं, और ये जो दूसरा खाते वाला है जिन्होंने दिया था इसको भी आप मुलजिम बनाएं, और ये सब एक इनकी गिरोह है, इनका एक गैंग है और ये ठगी करते हैं, और आप प्लीज इसमें कार्रवाई करें। लेकिन उनके द्वारा आगे अनुसंधान नहीं किया गया। तकरीबन 1 साल तक मामले को पटक के रखा गया और उसको बाद में खात्मा खारिजा रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। हम प्रोटेस्ट याचिका पर बात कर रहे हैं, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं सर मैं आपको, ताकि इससे आपको भी सीखने और समझने को बात मिल सके कि हम आगे इसमें कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई उसकी स्थिति यहाँ तक। अब इससे हटके एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 28 लाख की चीटिंग की गई थी उस व्यक्ति के साथ, उससे तकरीबन 10 दिन पहले 8,60,000 रुपए की चीटिंग 4 लोगों के साथ इन्हीं ठग गिरोह के सदस्यों के द्वारा की गई थी। उस मामले में पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा तुरंत रिपोर्ट लिखी गई। 10 दिन के अंदर ही मुलजिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उनकी जमानत को निरस्त कर दिया गया। मुलजिम 10 दिन जेल में रहा। 10 दिन बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसने उसके गुर्गों के जरिए और अन्य लोगों के जरिए मुलजिमों से संपर्क किया कि मैं आपका पैसा दे देता हूं, आप मेरी जमानत में अनापत्ति लिख दें। और उसने उस मुलजिम ने जो जेल में बंद था उन लोगों को उनके 8,60,000 रुपए वापस कर दिए। ये बाहर हुआ था सर सब। तब उन्होंने एक शपथ पत्र लिख कर दिया। शपथ पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारा मुलजिम से राजीनामा हो गया है, अब हमारा कोई विवाद नहीं बचा, यदि इसकी जमानत ले ली जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तब कहीं जाके सर उसकी जमानत हुई, लेकिन उनको उनका 8,60,000 रुपया प्राप्त हो गया पुलिस की तत्परता से, पुलिस की अच्छी कार्रवाई से। अगर पुलिस उसमें गिरफ्तार नहीं करती और उसको जेल नहीं भेजा जाता न्यायालय के द्वारा, तो वो लोग तो पैसा खा चुके थे। क्योंकि यदि उनकी जमानत हो जाती तो वो तो सोचते कि 8,60,000 रुपये जैसी बड़ी रकम है, हम किसी कैसे भी सालों मुकदमा लड़ लेंगे और हमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो वो लेकिन उनको लग गया था कि अब हमारी हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं होना है, फाइनेंशियल अपराध है। और उसमें सिर्फ वहीं तक मामला नहीं टिक रहा था, उसमें पकड़ा एक मुलजिम को गया था, लेकिन छुपे हुए कम से कम 5-6 और थे, उनका पूरा गिरोह था, एक गैंग थी। वो सभी उसमें चपेट में आने वाले थे। तो उनके द्वारा उस स्थिति पे आने से पहले ही ये कार्य कर लिया गया। अब ये आपको मैं बता रहा था सर, सिर्फ मात्र 8,60,000 का मामला था। 10 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, जिसको हम कहते हैं ना चट मंगनी और पट बिया। इस तरीके से पुलिस ने तत्परता से कार्य किया, गिरफ्तार किया, जेल भेजा और उसको उसके पैसे भी प्राप्त हो गए। एक तरीके से कहीं ना कहीं उसे जस्टिस हो गया। तो उसके 10 दिन बाद मेरे पक्षकार के द्वारा 28 लाख की चीटिंग उन्हीं मुलजिमों की लिखाई गई, जो जिनमें से एक जो है कि जेल में रह के आ चुका था 10 दिन। अब आप यहाँ पर गौर करना कि पहली वाली रिपोर्ट में पुलिस ने क्या तत्परता दिखाई और उसको जस्टिस मिल गया। लेकिन जो मेरे पक्षकार के जो मामला था, उसमें पहले तो पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी, उसने काफी जूते चप्पल घिसे, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की, तब कहीं जाके वो एफआईआर उसकी दर्ज हुई। वो भी कब हुई दर्ज, जब ये पहली दर्ज हो गई थी, तो उस वजह से उनको वो दर्ज करना पड़ी। अब वो जब दूसरी दर्ज हो चुकी थी, तो उसमें पुलिस ने 1 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। 28 लाख की चीटिंग और 8,60,000 की चीटिंग में 10 दिन में सब कुछ हो गया।
और 28 लाख की चीटिंग में पुलिस के द्वारा उनमें से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ 3 के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और उसका निवेदन था कि सर एक जो है कि दूसरे शहर में रहता, बड़े शहर में, उसको भी मुलजिम बनाया जाए, और एक जिस खाते में इन्होंने पैसे जमा कराए थे, मेरे को दे के गए थे खाता नंबर, उस खाते के मालिक को भी मुलजिम बनाया जाए, और उस खाते से निकाल कर ये जो दूसरी स्टेट में ले गए खाता, उस खाते का मालिक कौन है उसकी जांच करके उनको भी पक्षकार बनाया जाए, और वहां से पूरे पैसे जब्त करके मुझको मेरी राशि दिलाई जाए। लेकिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जांच नहीं की गई, और ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। वो थाने पे कई मर्तबा गया, निवेदन किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इसमें एक और बड़ा मामला निकल कर आया कि दूसरी एक रिपोर्ट और उन्हीं मुलजिमों की गई, 2,37,500 की, इसी प्रकार से कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने की। तो एक 3 एफआईआर हो गई उसके उन मुलजिमों के ऊपर, सर आप ध्यान रखिएगा। और पहली एफआईआर में जो है जो 8,60,000 की थी उसी पर कार्रवाई हुई, और बाकी 2 पर कोई कार्रवाई पुलिस महोदय के द्वारा नहीं की गई। दूसरी एफआई जो दूसरी रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें गवाह सबूत थाने पे सब दे दिए गए, लेकिन उसमें तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई, थाने पे इसको ऐसे ही पटक के रखा गया। और जो पहली दर्ज कर ली थी, पता नहीं क्यों कर ली थी, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं सर, अपराध अपराधी एक ही हैं, अपराध की शैली एक, अपराध का तरीका एक, कंपनी के नाम पे एजेंट बनकर धोखाधड़ी करके पैसा हड़पना। लेकिन एक पे कार्रवाई की गई कॉन्जेबल ऑफेंस मान के, और बाकी पे कॉन्जेबल ऑफेंस नहीं माना। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहे कि उसके 28 लाख वो लोग खा जाएं, और वो 2,37,500 वाला व्यक्ति भी मूक दर्शक बनकर बैठा रहे, गूंगा और बहरा बनकर, और गम जदा होकर अफसोस में बैठा रहे कि ओ मेरे पैसे डूब गए, पुलिस ने मेरी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, कानून में आगे भी रास्ते मौजूद हैं, हम उसी पर आगे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो 1 साल तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, वो क्लोजर रिपोर्ट दी गई। तो क्लोजर रिपोर्ट जब भी दी जाती है सर, तो फरियादी को जरूर सूचना दी जाती है। उस हमारे जो पक्षकार है उसको पुलिस थाने से एक सूचना दी गई, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो बनाया है उसमें क्लोजर रिपोर्ट की पूरी ड्राफ्टिंग को पढ़ के भी बताया है कि आपका मामला संज्ञेय प्रकृति का नहीं पाया गया, संज्ञेय प्रकृति का है, इसलिए खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की जाती है। एक कॉपी उसको दी गई, इतने बड़े पन्ने पे उसने दस्तखत करके दे दी, और दूसरी कोर्ट में पेश कर दी गई। तो उसको सूचना तो हो गई थी, हाँ क्लोजर रिपोर्ट इसमें दे दी गई है। अब उसको क्या करना होगा? प्रोटेस्ट याचिका उसमें दाखिल करना होगी, विरोध याचिका, उसी की ड्राफ्टिंग मैंने तैयार की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि खात्मा खारिजा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है तो सूचना देना सर आवश्यक है उसको, जो फरियादी है, और थाना प्रभारी के भी द्वारा दी जाएगी, और कोर्ट से भी सूचना दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो मैं आपको बता दूं इसमें, जो भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का सुप्रीम कोर्ट का है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। दूसरा, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब निरस्त भी कर सकती है उसे, और अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है, जैसे कि धारा 227 BNSS 2023 में प्रावधान दिए गए हैं। वो समन भी निकाल सकती है यदि समन मामला है, वारंट निकाल सकती है यदि वारंट मामला है। ये उसमें पूरे प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो मामला था सर कि इस प्रकार से जब ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई, तो मामला अब ये हुआ कि उस व्यक्ति को एक प्रोटेस्ट याचिका तैयार करना होगी। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोटेस्ट याचिका की ड्राफ्टिंग में बता देता हूँ। हमारा आज का वीडियो का मुख्य टॉपिक और टाइटल भी यही है कि कैसे हम उसको करेंगे, निरस्त करवाने की कोशिश हम कैसे की जाएगी। एक और मामला था सर जिसमें सुधी रंजन मोहंते विरुद्ध UOI 2017 ACI ऑनलाइन MP 216, इसमें जांच में त्रुटि पाई जाने पर उसको निरस्त करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन का फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया था। यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 193 मतलब जांच समाप्त होने पर, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस अधिकारी के द्वारा चालान कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसे हम चार्ज शीट भी कहते हैं। 193 की उपधारा 3 के तहत कुल 8 पॉइंट है, उसमें लिख के वो पेश किया जाता है। अब ये जब पेश कर दिया गया तो इसी में 193 की उपधारा 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बताया गया। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैंने पिछला वीडियो स्पेशल इस पे बनाया है, लेकिन ये हमारा सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में भी शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो चालान पेश कर दिया जाता है चार्जशीट, उसके बाद भी पुलिस को जांच करने का, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार समाप्त नहीं होता।
यदि उसको बाद में भी कोई सबूत, गवाह, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या कोई भी सबूत मिलता है तो वो पूरक चालान के रूप में कोर्ट में पेश कर सकती है। और पूरक चालान और जो पहले पेश किया गया था चालान, उन दोनों का कानूनी महत्व एक ही होता है। साथ ही यदि ट्रायल चालू हो चुका है तो जिस कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, उन जज साहब की अनुमति से ही फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और 90 दिन की अवधि के अंदर वो कार्रवाई उनको पूर्ण करके कोर्ट में पेश करना होगी। यह टाइम लिमिट लगा दी गई है सर। अब ये जो नई संहिता बनाई गई है बीएनएसएस 2023 में 90 दिन के अंदर उनको पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होगी। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को ऐसा लगता है कि मामले के हालात और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें समय बढ़ाया जाए तो कुछ समय उसमें बढ़ा सकते हैं। जज साहब के विवेक पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से 173 जो एफआईआर से संबंधित है, मैंने आपको बताया असंज्ञा अपराध है यदि, तो उसमें 174 के तहत अदम तामील आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्राइवेट कंप्लेंट आप लगा दें। उसमें भी यदि जज साहब के द्वारा आदेश कर दिया जाता है तो उसमें वारंट की जो शक्तियां पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हो जाती हैं और वो उसी प्रकार से आगे अनुसंधान उसमें कर सकते हैं। यह 175(3) भी सर बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, प्रोटेस्ट याचिका पर हम चल रहे हैं सर, थोड़ा सा आप सुन लें क्योंकि ये सब उससे पहले की कार्रवाइयां आपको समझना जरूरी है। 175(3) बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है हमारे सामने कि हम इसके तहत जेएमएफसी महोदय के समक्ष आवेदन देकर ये निवेदन कर सकते हैं कि वो सारी कमियां, वो सारे आधार लिखकर उसमें कि जो है कि ये इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाए। इसमें इन्वेस्टिगेशन की शक्तियां दी गई हैं जज साहब को। इन्वेस्टिगेशन का यदि जज साहब के द्वारा आदेश किया जाएगा तो फिर एफआईआर दर्ज करके दोबारा फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो 100 जो है कि इसमें 173 की उपधारा 4 भी बड़ी महत्वपूर्ण है सर। इसकी आखिर में एक लाइन लिखी हुई है कि जो है कि यदि आप थाने पर गए और आपकी रिपोर्ट, आपने गंभीर प्रकृति के अपराध की वहां पर लिख ली गई और कार्रवाई नहीं की गई, आपको तब आपको जो है कि डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देना पड़ेगा। यह आपको 173 की उपधारा 4 में प्रोसीजर बताई गई है। जब आप पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक से आवेदन दे देंगे और उसके बाद भी यदि पुलिस अधीक्षक महोदय उनके उप पुलिस अधीक्षक महोदय की पंक्ति से उसकी जांच करवाएंगे और एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई होगी, यदि मामला वो कांजेबल ऑफेंस का पाते हैं, तो यदि वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती और वास्तव में आपके साथ कोई कांजेबल ऑफेंस हुआ गंभीर प्रकृति का, तब आप उसमें धारा में लिखा हुआ है कि आप मजिस्ट्रेट का आवेदन दे सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि अब आप आवेदन काय में देंगे सर, 173(4) में देंगे कि 175(3) में देंगे? तो आपको मैं बता दूं कि 175(3) में पावर दी गई है। पावर मतलब शक्ति जज साहब को इन्वेस्टिगेशन का आदेश करने की। तो आवेदन पेश होगा 175(3) में, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। इसमें हम जज साहब से निवेदन कर सकते हैं और यदि जज साहब के द्वारा आदेश किया जाता है तो फिर उसमें एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाता है। जज साहब उसको संज्ञान में भी ले सकते हैं, उसमें नोटिस सूचना भी जारी कर सकते हैं। ये सभी चीजें, खात्मा खारिजा रिपोर्ट को भी जज साहब को निरस्त करने का पूरा अधिकार है। तो अब हम सर आगे बढ़ते हैं। सर अब हम बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और प्रोटेस्ट याचिका की ड्राफ्टिंग में आपको बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लिख लेता है, लेकिन एक आइडियल रूप मैंने तैयार करके रखा है क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसा हो जाता है कि हम कैसी ड्राफ्टिंग लिखें। तो वो ड्राफ्टिंग तो आपको आपके हिसाब से लिखना ही होगी, आपके फैक्ट के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके वकील साहब से कंसल्ट करके। लेकिन एक एक तस्वीर आपके दिमाग में जरूर पैदा हो जाएगी कि हाँ, हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। एक अज्ञानता दूर होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार 12 नवंबर 2013 का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें कॉन्जेबल ऑफेंस यदि हुआ है तो एफआईआर दर्ज करने को मैंडेटरी बताया गया सर। इस फैसले में एक लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट 5 जज साहब की पीठ ने पारित किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर से बड़ा महत्व रखाता है। और इसमें उन्होंने यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कॉन्जुगल ऑफेंस में एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में भी इसमें बताया गया है सर। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ ई बुक पीडीएफ के अंदर से। वहां मैं आपको प्रोटेस्ट पिटीशन से थोड़ा सा परिचित भी करा दूंगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मेन मैं ड्राफ्टिंग पे लेके चलता हूँ और उसमें मैंने ई बुक पीडीएफ में और भी ड्राफ्टिंग तैयार करके रखी है, लेकिन आज हम सिर्फ प्रोटेस्ट पिटीशन पर बात करेंगे। बाकी की ड्राफ्टिंग 193 पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और यदि समय रहा तो हम इसी वीडियो में भी चर्चा कर लेंगे। आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोटेस्ट पिटीशन ड्राफ्टिंग, पुलिस जांच से असंतुष्ट होने पर कोर्ट में विरोध याचिका कैसे लगाएं। ये हमारी ई बुक का पीडीएफ का टाइटल है और यही हमारी वीडियो का टाइटल है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं सर। ये आप देख रहे हैं, इसमें डिस्क्लेमर भी दी गई है, डिस्क्लेमर के बाद प्रस्तावना दी गई है
और उसके बाद अध्याय चालू हुए। अध्याय में आप कुल 11 अध्याय हैं इसमें, लगभग मैं उससे बाद में परिचित करा दूंगा। पहले हम मुद्दे की बात पे चर्चा कर लेते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन का अर्थ क्या है। प्रोटेस्ट पिटीशन जो है कि एक कानूनी दस्तावेज है जिसे न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाता है जब कोई पीड़ित व्यक्ति, जिसको हम परिवादी भी कहते हैं, पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से असंतोष या विरोध व्यक्त करता है। खात्मा खारिजा रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट, यह विशेष रूप से तब दायर की जाती है जब पुलिस जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष निकालती है। क्या निष्कर्ष निकालती है? नंबर एक, खारिजी रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, यह कि कोई अपराध हुआ ही नहीं या आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसलिए मामले को बंद कर देना चाहिए यदि पुलिस ये रिपोर्ट पेश करती है। नंबर दो है अपूर्ण चार्जशीट। पुलिस कुछ आरोपियों को छोड़कर केवल कुछ पर चार्जशीट दायर करती है या कमजोर धाराएं लगाती है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन है जो रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इसका, कि पुलिस ने खारिजी रिपोर्ट लगाकर यह निष्कर्ष निकाला, जो 28 लाख का मैंने आपको मामला बताया था, उदाहरण के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ एक प्रैक्टिकल मामला। 28 लाख की धोखाधड़ी के बावजूद संज्ञेय अपराध नहीं हुआ, जबकि 8,60,000 में आपको संज्ञेय अपराध दिख रहा है और 28 लाख में आपको संज्ञेय अपराध नहीं दिख रहा है, जबकि अपराधी भी वही है। जो 8,60,000 के वही अपराधी 28 लाख में है, फिर भी आपको संज्ञेय अपराध नहीं दिख रहा। ठीक है, न्यायालय खुला हुआ है, वहां पर आपत्ति करेंगे। तो धोखाधड़ी के बावजूद संज्ञेय अपराध नहीं हुआ। अच्छा, वो 8,60,000 के अलावा एक उसके पीछे 2,37,000 की चीजें, 2,37,500 की रिपोर्ट और दर्ज है पहले से थाने पे। तो 3 अपराध हो गए, अपराधी एक ही है और उनके ऊपर आरोप 3 हो गए। 2 तो एफआईआर हो गई और एक जो है कि लिखित में शिकायत आवेदन थाने पर पेंडिंग पड़ा है। तीनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं की जा रही है तो हमने कोर्ट में 175(3) का आवेदन हमारे पक्षकार की ओर से पेश किया था। उसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश का भी निवेदन किया था। अब साहब ने पुलिस रिपोर्ट पहले मंगवाई थी, तो 1 साल में पुलिस रिपोर्ट वो लेकर आए और 1 साल में लेकर क्या आए, खात्मा खारिजा ही लेकर आए। उस पे फिर हमने प्रोटेस्ट याचिका लगाई, जो अब हम आगे बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन का उद्देश्य क्या है? पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करना। 193 की धारा 9 बीएनएसएस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया गया, जो मैंने आपको बताया था, आगे की जांच, सीधा संज्ञान, ये सभी है इसमें। और निष्कर्ष क्या है कि प्रोटेस्ट पिटीशन पीड़ित के लिए एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। शक्तिशाली, यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस की लापरवाही या पक्षपात के कारण न्याय की प्रक्रिया बाधित ना हो और न्यायालय सीधे मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलाए। अब इसमें जो सरल शब्दों में हम देख लेते हैं, पुलिस का जो फैसला है, चार्जशीट, खारिजी रिपोर्ट, ये जो है कि इसको निरस्त करने के लिए एक विरोध के तौर पे ये दायर की जाती है। और इसको सरल शब्दों में भी लिखा है इसमें, सरल अर्थ में, कि कोर्ट को यह बताना है कि हुजूर, पुलिस का फैसला गलत है, उन्होंने सही से जांच नहीं की, हमारे पास सबूत है, कृपया केस बंद ना करें और आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कराएं या हमें जस्टिस दिलाएं, न्याय दिलाएं। हमारे 28 लाख रुपए कौन खाकर भाग गया, कहाँ जमीन निकल गई या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता सर। और जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड कभी मिटता ही नहीं है। कैसे नहीं मिटता है? क्योंकि आप जब भी जांच करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो वो किस खाते में गया, किस खाते में गया, वो आप अंत तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि 28 लाख रुपए उनके खाते में जमा कराए गए, 27 लाख का ट्रांजैक्शन और 1 लाख उस मुलजिम के खाते में डायरेक्ट जमा कराया गया। तो जो 27 लाख का ट्रांजैक्शन है, पुलिस को खुद ही तो मिल गया कि उस खाते से जो नंबर दिया गया था कि इस खाते से 10 मिनट बाद यहाँ पहुंच गया। अब वहां आप जाएंगे तो वो पूरा अमाउंट 10 मिनट बाद जब उस खाते में पहुंचा तो वहां से कहाँ गया वो भी पता लग जाएगा। यदि मुलजिमों ने उनके खातों में ट्रांसफर किए, वहां से पता लग जाएगा, या वहां से कहीं अदर खाते में गए, वहां चल जाएगा। कंपनी में गया कि नहीं गया ये तो पता ही नहीं सर। वो पैसा, वो उनके जीवन भर की कमाई, उन्होंने अपनी खेती की जमीन सेल की, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए पैसे को संभाल कर रखा था, और इस उम्मीद में कि कुछ मुनाफा मिल जाएगा। और मुनाफा तो मुनाफा, पूरी रकम ही ले उड़े सर। ऐसे अपराधियों को तो जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और उसके बाद भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसको नॉन कंजेबल ऑफेंस मानकर रिपोर्ट पेश की जा रही है। हमारे पक्षकार का तो पूरा हाल ही बेहाल हो गया सर। वो हमने उसको ढांढस बनाया कि आप फिक्र मत करो, वो ऊपर वाला हर जगह मौजूद है, आपके साथ जरूर इंसाफ होगा और अपराधियों को जरूर सजा मिलेगी और आपको आपके पैसे भी जरूर वापस मिलेंगे। कोर्ट अभी भी मौजूद है। इसीलिए सर इस हालात में मैंने मोटिवेशन लाइन कही है कि जब ऐसे गंभीर हालातों में कोई व्यक्ति घिर जाता है, उम्र भर की कमाई ठग और चोर चोर ले जाते हैं, तब आपको लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना होगी सर। आप अगर एक जगह ठग कर बैठ जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलना है, ना अपराधियों को सजा मिलना है। क्योंकि अपराधी जुगाड़ तुगाड़ भिड़ाने में और बड़े सचेत और जागरूक रहते हैं। आपको अदालत में जाना होगा। यदि आपने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर दी
और वहां से आपके पक्ष में आदेश हो गया तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। सपोज करो खारिज कर दिया गया तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा, वहां से खारिज कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे हजारों फैसले देखने को मिलते हैं सर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निचली तीनों अदालतों के फैसले को निरस्त करके फरियादी के पक्ष में फैसला दिया है। ऐसे हजारों फैसले आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको उम्मीद बनाए रखना है। ये मोटिवेशनल लाइन फिर मैं कहूंगा, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना, ये हटा दूं सर मैं थोड़ा सा, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब ये याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। मतलब जीत इतनी आसान हो जाएगी यदि आप हौसला रखेंगे और आगे लड़ेंगे तो, कि आपको सफलता भी मिलेगी। उस समय लगता है सर हमेशा कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, और वो व्यक्ति जो अपने जीवन भर की सब कुछ पूंजी गंवा चुका है, उसका तो हाल ही बेहाल हो जाता है सर। उसका तो वो तो पहली सदमे में रहता, वो तो पहली टेंशन में रहता। उसके बाद भी जहां से उम्मीद रहती है कि यहाँ से कार्रवाई होगी, वहां से जब कार्रवाई नहीं होती है तो फिर तो उसको तो हाल बेहाल हो जाता है सर। उसका तो ढांढस और सब्र सब टूटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य के साथ काम लेना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखते हुए काम लेना। हो गया जीवन में, हो जाता है कभी कभी भरोसे में आदमी धोखा दे देता। धोखा कब देता है सर? भरोसे ही में ही तो देता। अब ये सज्जन ने भरोसा किया, भरोसा किस बात का किया कि वो कई सालों से जानते थे, बचपन से जानते थे, उम्मीद भी नहीं थी कि इस प्रकार का धोखा करेंगे। अरे वो कंपनी की रसीद ही लाकर बता देते हमारे पक्षकार को कम से कम, कि ये कंपनी की रसीद रही और ये हमने इस कंपनी में जमा कराया था, और उस पक्षकार के साथ होके उनको साथ देना था कि उस कंपनी ने अगर ऐसा किया है तो हम तुम्हारे साथी आओ, हम तुम्हारे समर्थन में गवाह देते हैं। लेकिन नो सर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो वहीं से पैसे मांगने पे ही, लड़ाई झगड़े पे और उटपटांग बातों पर आमादा हो गए थे। यहाँ से ही तो सारी चीज पता लग गई कि ना तो ये बताया कि पैसा कहाँ दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कौन सी कंपनी में लगाया, कुछ नहीं जानकारी दे रहे हो। तो निश्चितता उन ठगों ने मिलकर उस पैसे को अपने हड़प लिया ठगी से। अब उनको ये यकीन है कि हमारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अदालत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तो उन्होंने अपराध किया है। यदि उनको ये पता होता है कि पुलिस में और न्यायालय में हमें कड़ी सजा मिलेगी तो वो इस प्रकार का अपराध करने से पहला 1000 बार सोचते। और उनकी सोच कहीं ना कहीं एक जगह खरी भी उतर रही है कि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा खात्मा खारिजा रिपोर्ट उसमें पेश कर दी गई है। तो ठीक है सर, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। कि प्रोटेस्ट पिटीशन के मुख्य 3 काम क्या क्या काम है सर? जो है कि पहला काम है, पुलिस की रिपोर्ट को निरस्त कर दीजिए। आप जज साहब से कहेंगे कि पुलिस की केस बंद करने की रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकता है, जज साहब को पूरा अधिकार है। दूसरा है, पुलिस को फिर से जांच करने भेजिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन 193 की उपधारा 9 उसमें बताया गया। तीसरा काम है, आप खुद फैसला लीजिए, जज साहब खुद फैसला ले सकते हैं, खुद संज्ञान ले सकते हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन पीड़ित की अंतिम कानूनी उम्मीद होती है, यह एक जरिया है जिससे आप सीधे जज साहब को बता सकते हैं कि पुलिस की जांच अधूरी है और आप न्याय कर सकते हैं। और अब हम पहुंचे हैं सर प्रोटेस्ट पिटीशन की ड्राफ्टिंग पर। आइए सर, जो मैंने लिखी है ड्राफ्टिंग आपके लिए तैयार करके, ये ई बुक पीडीएफ के अंदर से जानकारी दे रहा हूं मैं। ऊपर सर आपको नाम लिखना है, न्यायालय का नाम। वकील साहब तो सब जानते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप चाहें तो आप टाइपिंग करने वाले टाइपिस्ट के पास जाकर भी उसको आप खुद भी टाइप करवा सकते हैं, लेकिन वकील साहब से भी आप टाइप करवा सकते हैं, उनके जरिए भी पेश कर सकते हैं, आप खुद भी पेश कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर आपको लिखना होगा न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक, क्योंकि प्रकरण क्रमांक तो आपके पास है नहीं, क्योंकि हमारे जो पक्षकार के मामले में क्या था कि हमने पहले से ही इन सब हालात को देखते हुए 175(3) BNSS 2023 की 2 याचिकाएं कोर्ट में पेश कर दी थी, 28 लाख के संबंध में और 2,37,500 के संबंध में, और उस पर UNCR नंबर पे उसको दर्ज किया गया था। अब चूंकि आपको सीधी खात्मा खारिजा रिपोर्ट की सूचना मिली है, तो आपको सीधे डायरेक्ट ही जो है कि ये आवेदन उसमें आपको आपत्ति का आपको लगा देना है। तो अब आप जब आप लगाएंगे, वकील साहब को करेंगे, वकील पत्र लगा के वो आप पेश भी कर सकते हैं वकील साहब के जरिए भी। ऊपर न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, उन्मान, और इसमें जो है कि आपका जो FIR अगर दर्ज हो चुकी है तो आप FIR नंबर वगैरह लिख दें उसको, और पक्षकार का जो पूरा फरियादी और विरुद्ध में जो आरोपी है उनका पूरा नाम विवरण लिख दें आप, और याचिका का शीर्षक आप लिख दें कि प्रोटेस्ट पिटीशन विरोध याचिका एवं आवेदन पत्र।
कानूनी आधार में आप लिख दें 193 की उपधारा 9 एवं 175 की उपधारा 3 भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत, क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन का स्पेशल कोई कानून तो नहीं है, वो एक विरोध याचिका है, लेकिन हमने 193 की उपधारा 9 क्यों लिखी बीएनएसएस 2023 की, क्योंकि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का राइट है न्यायालय को, तो न्यायालय उसको निरस्त करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। 175 का क्यों हमने लिखा, क्योंकि यदि खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई है तो 175(3) के तहत 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 के तहत जो है कि मजिस्ट्रेट साहब को अधिकार है इन्वेस्टिगेशन के आदेश करने का, इन्वेस्टिगेशन किया जाए पुलिस को, तो वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसलिए हमने इसमें दोनों धाराएं लिख दी हैं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, विषय में लिख दिया हमने सर, पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर आबलिक खारिजी रिपोर्ट दिनांक जो भी हो को तत्काल निरस्त कर न्यायालयीन निगरानी में आगे की गहन जांच कराने एवं अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिए जाने हेतु। इसमें नंबर 1 है मुख्य विरोध एवं ग्राउंड्स फॉर प्रोटेस्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक पुलिस द्वारा प्रस्तुत खारिजी रिपोर्ट को निम्न अकाट्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी के आधार पर चुनौती देता है, जिसमें नंबर 1 है मनी ट्रेल की जानबूझकर अनदेखी, द अनविस्टिगेट अनइन्वेस्टिगेटेड मनी ट्रेल। अब चूंकि ये मनी से रिलेटेड मामला है, यहाँ यदि आपका मामला कोई दूसरे प्रकार का है, जो भी घटना है आपकी संज्ञेय प्रकृति की, आपको यहाँ उस घटना को उस प्रकार से लिख देना है जो आपके साथ आप महसूस करते हैं कि अन्याय हमारे साथ इस प्रकार से हुआ। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ 28 लाख का, तो मैं आपको उसी के आधार पर आगे की बात बता रहा हूँ। यह कि 28 लाख की धोखाधड़ी का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बैंक ट्रांजैक्शन, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं, जिसे पुलिस ने जानबूझकर अनदेखा किया है। इसमें फिर काल्पनिक राशि की प्रार्थी के खाते से आरोपीकरण के संचालित खाते में आरटीजीएस द्वारा राशि हस्तांतरित हुई थी, आवेदन में आपको लिखना है। दूसरा, यह राशि उक्त खाते में जमा होने के बाद 10 मिनट के भीतर ही काल्पनिक जो भी खाता है ट्रेवल जो भी खाता है उसके खाते में आरोपीगण के द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी। ये घटना जैसी आपकी हो, मैं बारीकी से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हाँ इसको आपको कैसे लिखना है। उसके बाद सबसे गंभीर चूक, पुलिस ने अंतिम लाभार्थी खाते काल्पनिक ट्रेवल कंपनी के मालिक से कोई पूछताछ नहीं की, ना ही उस खाते को फ्रीज किया और ना ही 28 लाख की राशि की वर्तमान स्थिति, जैसे कि क्या घर पर छिपा कर रख लिया मुलजिमों ने वहां से निकाल के या अन्य खातों में जमा कर दिए, ये जानने का भी प्रयास नहीं किया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया। ये जज साहब को आपको बताना है आवेदन में लिख के, और आर्गूमेंट में भी आपको बताना है। यह अंतिम खाते का मालिक ही वह एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी है जो बता सकता है कि 28 लाख रुपए कहाँ गए, किंतु पुलिस ने उससे पूछताछ न करके सीधे खारिजी रिपोर्ट लगा दी, जो विधि विरुद्ध होकर गलत है और उससे मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसको निरस्त किया जाए और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाए। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, अपूर्ण और पक्षपातपूर्ण अनुसंधान का परिणाम बिंदु। नंबर 1 है आरोपी गण की संख्या। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपने रिपोर्ट लिखाई 6 की और एफआईआर दर्ज की गई 2 के ऊपर, तो 4 के खिलाफ आपको फिर इसी प्रकार की आपत्ति लेना होगी। 175 3 की भी आप लगा दें, वहां से इन्वेस्टिगेशन का आदेश करा दें, मतलब आदेश क्या करा दें, पुलिस रिपोर्ट पहले पुलिस महोदय के द्वारा मंगाई जाएगी और उम्मीद है कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो, इंसाफी हो और सभी के साथ इंसाफ हो। हम आगे बढ़ते हैं, आरोपी गण की संख्या केवल 3 आरोपियों पर एफआईआर हुई, जबकि आरोपी संख्या 4 मुंबई निवासी तथा काल्पनिक कंपनी, एक काल्पनिक कंपनी नाम नहीं लिखा है सर मैंने किसी का भी इसमें, और नाम पर्सनल किसी का भी नहीं लिखा है। एक उदाहरण के तौर पे शहरों के नाम लिख दिए मैंने, मुंबई नोएडा के विरुद्ध बैंक साक्ष्य उपलब्ध हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया। 173 एक अपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा है जब्ती, 28 लाख के ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी बैंक खाते, पासबुक, चेकबुक, चेक नंबर और डिजिटल साक्ष्य जब्त नहीं किए गए। और 106 और 107 बीएनएसएस 2023 के तहत जो जब्ती की प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं की गई, ये भी आप लिख दें। गिरफ्तारी, आरोपियों के नाम, पता, मोबाइल, फोटो उपलब्ध होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, धारा 41 और 43 बीएनएसएस 2023। यहाँ पे मैं सर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि खात्मा खारिजा रिपोर्ट कब लगाया जाता है। खात्मा खारिजा रिपोर्ट उस कंडीशन में लगाया जाता है जब या तो मुलजिम अज्ञात हैं, काफी तलाशने पर भी उनका पता नहीं मिला, अपराध और अपराधी घटना किसी का पता नहीं लगा, नो कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, तब पुलिस खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश करती है। तो यहाँ तो ठीक है सर, वास्तव में ये हुआ है और जो है कि कुछ नहीं मिला, तो खात्मा खारिजा रिपोर्ट से पहले जज साहब उसको सुनेंगे, वो भी कह देगा कि हाँ सर मैंने भी काफी तलाश किया, इन्होंने भी काफी तलाश किया
और कुछ नहीं निकला, इसलिए खात्मा खारिज में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मामला यहां आता है कि जब मामला इस प्रकार का हो कि आपने मुलजिमों के फोटो भी दे दिए थाने में, मोबाइल नंबर दे दिए, घर का पता दे दिया, गली का नंबर दे दिया, मकान का नंबर दे दिया, संपत्ति की जानकारी दे दी, उनके बाप का नाम, उनके दादा का नाम, उनके रिश्तेदारों के नाम, उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों के नाम, उनके मोहल्ले का नाम, उस शहर के जहां जहां उनके संपर्क में उन सबका नाम आपने दे दिया, और बैंक का ट्रांजेक्शन भी हाथ में ले जाकर दे दिया पुलिस के कि ये देखें सर 27 लाख का ये इस खाते में जो उन्होंने दिया था उसमें जमा किया, वहां से 10 मिनट बाद ये वहां ले गए और वहां से फिर उन्होंने घर पर निकाल कर रखा या अन्य खातों में रखा, आप चेक करें। तो जब इतनी स्पष्ट जानकारी आपके द्वारा दे दी गई तो खात्मा खारिज का तो सर सवाल ही नहीं होता है, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस का तो प्रश्न ही नहीं होता है। 420 में वैसे ही 7 साल की सजा का प्रावधान है, 318 बीएनएसएस 2023 में कर दिया गया, उसमें भी इसको 3 भागों में तोड़ा गया है। उसमें जो अंतिम धारा है वो असंज्ञेय जो है कि वो संज्ञेय गंभीर प्रकृति की है और अजमानती है, और उसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। जो गंभीर प्रकृति का मामला क्या, ये तो अगर देखा जाए मामले को पूरा समझते हुए देखते हो तो महागंभीर प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि 8,60,000 रुपए की चीटिंग के मामले में आपके द्वारा 10 दिन के अंदर अनुसंधान करके मुलजिम को जेल भेजकर सब कुछ काम कर दिया गया 10 दिन, और यहाँ वो 8,60,000 में किया गया, और यहाँ 28 लाख की चीटिंग में आपने खात्मा खर्चा पेश कर दिया। तो 8 लाख की तुलना में 28 लाख तो अगर हम देखेंगे तो महागंभीर प्रकृति का अपराध हुआ सर। इसमें तो तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करके उनको पेश किया जाना चाहिए था, तो पुलिस ने नहीं किया। तो हमें क्या कानूनी अधिकार उपलब्ध होंगे? धारा 175(3) का भी उपलब्ध है, प्रोटेस्ट याचिका भी है, 193 की उपधारा 9 भी है हमारे सामने, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। खारजी इसमें तीसरा है गिरफ्तारी, आरोपियों के नाम पते सब मौजूद हैं, तो उनको 41 और 43 के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। ये आपको बताना है। आपराधिक स्वरूप, आरोपी गण के विरुद्ध पहले से 3 समान एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने उनका आदतन अपराधी होने के तथ्य को छिपाया है, न्याय हित का उल्लंघन किया है। आपके साथ भी या तो ऐसा हो भी सकता है मामला, या नहीं भी हो, तो जैसा भी आपका मामला है सर आप इसको यहाँ लिख दें। लेकिन मैं एक घटना लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आप मामले को पूरा समझ सकें कि यदि आपके साथ भी परिस्थिति है तो उसका कैसे उपयोग किया जाएगा। यहाँ हमने मुलजिम जो है एक ही मुलजिम वो ही है सर, एक ही मुलजिम है, 4 मुलजिम है, मतलब 5 मुलजिम है, लेकिन उनके साथ अपराध किया गया 3 लोगों के साथ। उन पे 3 एफआईआर मौजूद है, अपराधी वही है, एफआईआर 3 है। एक में कॉन्जेबल माना जा रहा है, 2 में नॉन कॉन्जेबल माना जा रहा है। तो उसमें आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में हमें जाना होगा। खारिजी रिपोर्ट का विधि विरुद्ध होना, ये सब भी जज साहब को बताना होगा सर, जो मैंने आपको बताया। यह रिपोर्ट एक पक्षीय है क्योंकि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि 28 लाख की गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी को बिना किसी ठोस जांच के खारिज इसमें लगा दिया गया। पैसे ही जब्त नहीं किए गए सर, कहाँ गए पैसे? क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मौजूद तो बैंक में ही है, लेकिन खात्मा खर्चा लगा दिया गया। तो जज साहब के समक्ष आपको ये निवेदन करना होगा कि सर इसमें इस प्रकार का हमारे साथ जो है कि सही जांच नहीं होने से इसमें सही जांच की जाए। उसमें माननीय न्यायालय से जो प्रार्थना की जाएंगी वो बड़ी जबरदस्त प्रार्थनाएं मैंने सर इस प्रीडिंग के अंदर लिखी हैं। उसमें मैंने बहुत कुछ शामिल किया है इस प्रार्थना में, जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती हैं। अतः माननीय न्यायालय से आप बड़े ध्यान से सुनिएगा हर एक प्रार्थना को। वैसे मैंने ये पीडीएफ के अंदर हर चीज लिख दी है, इस ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही मैं जानकारी दे रहा हूँ सर। इसकी लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने की प्रोसेस में वीडियो के अंत में भी बता दूंगा आपको। प्रार्थना नंबर 1 है सर, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना नंबर 1 प्रार्थना है खारिजी रिपोर्ट का निरस्तीकरण। पुलिस द्वारा प्रस्तुत खारिजी रिपोर्ट दिनांक जो भी हो को विधि विरुद्ध और तथ्यविहीन मानकर तत्काल रिजेक्ट किया जाए। दूसरी प्रार्थना, आगे की गहन जांच का आदेश। धारा 175(3) बीएनएसएस 2023, 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत पुलिस जांच अधिकारी को मामले में आगे की जांच यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने हेतु निर्देशित किया जाए। तीसरी प्रार्थना है इसमें हमारी मनी ट्रेल की अनिवार्यता। पुलिस को यह विशेष निर्देश दिए जाएं कि वह अंतिम लाभार्थी खाते, काल्पनिक जो भी है खाता, कंपनी वगैरह जो भी है, के मालिक से तत्काल पूछताछ करें, बैंक खातों का विश्लेषण करें तथा 28 लाख की राशि की वसूली सुनिश्चित करें, जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें। चौथी प्रार्थना है सर हमारी संपत्ति की कुर्की फ्रीजिंग। आरोपीगण तथा काल्पनिक ट्रेवल कंपनी के बैंक खाते को धारा 106, 107 बीएनएसएस के तहत तत्काल फ्रीज, कुर्क या अटैच करने का आदेश दिया जाए, मतलब उन खातों को सील किया जाए।
पुलिस के द्वारा किया जाना था मगर नहीं किया गया, तो हम न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं। पांचवी प्रार्थना हमारे नए अभियुक्तों को जोड़ना। यदि आपके मामले में ये नहीं है तो आप ना लिखें, और यदि है तो आप इसको भी लिखें। कैसे? पुलिस को निर्देशित किया जाए कि वो आरोपी नंबर 4 मुंबई और काल्पनिक ट्रेवल कंपनी जो भी है, नोएडा की बहुत सारी कंपनियां होंगी, एक काल्पनिक नाम लिखा गया है को साक्ष्य के आधार पर एफआईआर में आरोपी के रूप में जोड़ें। छठा है हमारा सर इसमें गंभीर धाराएं जोड़ना, जैसे एफआईआर में धारा 409 आपराधिक न्याय भंग, 467 जालसाजी, आईटी एक्ट 2000 की संबंधित गंभीर धाराएं जोड़ने पर निर्देशित किया जाए। आपके मामले में जो भी हो आप उसका निवेदन आप यहाँ कर सकते हैं। आपकी फैक्ट परिस्थिति आप बदल कर यहाँ लिख सकते हैं। सातवां है न्यायालयीन संज्ञान। यदि न्यायालय पुलिस जांच से असंतुष्ट नहीं होता है, यदि न्यायालय पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं होता है, तो धारा 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के तहत खारिजी रिपोर्ट को अस्वीकृत कर परिवाद के रूप में संज्ञान ले ले और धारा 227 बीएनएसएस के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करे। 227, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 227 में से जो बताया गया है ये अध्याय 7 में है। बीएनएसएस 2023 के अध्याय 7 में है कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ किस प्रकार से की जाएगी। ये 227 में प्रारंभ है कि इसमें आदेशिका जारी करने के बारे में बताया गया है। यदि समन मामला है तो सूचना जारी होगी, वारंट मामला है तो वारंट इसमें न्यायालय जारी कर सकता है। लेकिन वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा, समन तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक सारे साक्ष्यों की सूची अदालत में पेश न कर दी जाए। और जो न्यायालय आदेश करेगा तलबाना का, वो आप विधि अनुसार तलबाना पेश करें, नहीं तो आपका परिवाद खारिज भी किया जा सकता है। 227 में बताया गया है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं सर, हम प्रोटेस्ट याचिका को ही मैं बता रहा हूँ आपको। प्रार्थी न्याय हित में अन्य कोई उपयुक्त आदेश भी पारित करने की प्रार्थना करता है। नीचे स्थान, दिनांक और परिवादी का नाम और काल्पनिक जो भी हो आप यहाँ नाम लिख दें। तो ये आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है प्रोटेस्ट पिटीशन पर। उसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर से पढ़ के बता दी है। आगे की सर इसमें मैंने लिखी है 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने एवं छूटे हुए शेष आरोपीगण को एफआईआर में शामिल कराए जाने के बाबत हमारी तरफ से ये भी पेश की गई थी, प्रोटेस्ट पिटीशन भी पेश की गई थी, प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का आवेदन भी दिया गया था, क्योंकि हमारा 175(3) का मामला पहले से विचाराधीन था। उसमें तारीख आगे की लगी हुई थी, तो हमने प्रकरण तुरंत जैसी सूचना मिली हमारे पक्षकार को खात्मा खारिजा रिपोर्ट की थाने से, वैसी प्रकरण आज पेशी में लेने का आवेदन लगाकर ये 2 आवेदन और उसके अलावा एक और आवेदन, 3 आवेदन हमारे द्वारा पेश किए गए। तो एक आवेदन की तो जानकारी सर मैंने दे दी आपकी, दूसरा आवेदन भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा लिख दिया गया, आगे के 3 आवेदन भी लिख दिए गए हैं और बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मैं आपको सिर्फ अध्याय से परिचित करा देता हूँ। जो पिछली जो मामले थे, अध्याय 1 में जो है कानून, नींव और परिचय, अध्याय 2 आगे की जांच, और अध्याय 3 में 193 की उपधारा 9 की 90 दिन की नई समय सीमा क्या है। 4 में पूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अध्याय 5 में न्यायालय की भूमिका और न्यायिक निगरानी, और अध्याय नंबर 6 में लैंडमार्क जजमेंट और कानूनी मिसालें। अध्याय 7 में संबंधित कानून और धाराएं। अध्याय 8 में आम आदमी के लिए सवाल और जवाब। 9 में प्रक्रियात्मक चुनौतियां और समाधान, और 10 में निष्कर्ष और त्वरित न्याय का भविष्य, और 11 में शुरुआत मुद्दे की बात से, मतलब चार्जशीट के बाद जांच। ये जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है, और चूंकि ये सभी टॉपिक एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए उन्हीं मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। और मैं ई बुक यही रहेगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको 193 के ऊपर में जो बनाऊंगा, ई बुक में हमारी मुख्य टॉपिक यही रहेंगे और इसको मैं मुख्य फोकस के साथ आपको इसके आगे की जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है कि यदि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज करने के बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट दे दी है, उसकी सूचना आपको दे दी है, कोर्ट में पेश कर दी है, कोर्ट से भी आपको नोटिस प्राप्त हो गया है, तब आपको ये प्रोटेस्ट याचिका जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख के बताई है सर, ये जरूरी नहीं है कि आप यही वर्ड टू वर्ड लिखें, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताई है। आप आपके केस, परिस्थिति और घटना के हिसाब से इसमें परिवर्तन करके आप लिख सकते हैं। इसमें जो उपयोगी लगे आप उसको आपके प्रोटेस्ट याचिका में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपको उपयोगी लगे, जो आपके केस के लिए अनुकूल हो। आपके वकील साहब से भी आप संपर्क कर लें, क्योंकि ये एक पीडीएफ मात्र है सर। इस पीडीएफ का जो मकसद है बनाने का, अंधेरे से उजाले की ओर एक ले जाने का प्रयास है कि यदि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में एक नया उत्साह और एक एनर्जी पैदा हो जाती है, आपकी निराशा दूर हो जाती है और आपको कहीं भी किसी भी तरीके से जस्टिस प्राप्त होता है, तो मेरा वीडियो बनाने का सर मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग
कानून की जानकारी के अभाव में परेशान होते रहते हैं और निराश होकर घर में बैठ जाते हैं। आपको निराश नहीं होना है सर, आपको कोशिश लगातार करना है, क्योंकि ये मामले ऐसे होते हैं कि जहां आप बैठे वहां मुलजिमों की जीत हो जाती है। एक तो आपका पैसा वो ले रहे हैं, सपोज करो कि बैंक में अगर वो 30 लाख रुपया कोई व्यक्ति रख देता है, तो बैंक इंटरेस्ट ही सर कम से कम 30,000 रुपये महीना बनता। 1,000 रुपये रोज कहीं नौकरी करने जाएगा व्यक्ति, बमुश्किल कमा के ला पाता है सर। 10-12 हजार रुपये व्यक्ति कमा पाता है। 30,000 रुपये जैसी रकम यदि वो बैंक के खाते में जमा करा दे तो 30,000 रुपये महीना उनके खाते में आएंगे। तो इतनी बड़ी रकम जो उन्होंने चोरी और ठगी से हासिल की है, वो इतनी आसानी से देने वाले नहीं है। हाँ, अगर सामने सर कोई जो है कि और प्रभावशील व्यक्ति हो और उस पर तुरंत कार्रवाई का उनको डर हो, या किसी भी प्रकार से कोई भय हो तो मौका लगे तो वो इसी जगह चीटिंग करने की सोचते भी नहीं है कि यदि हमने यहाँ चीटिंग कर ली तो हमारा तो हाल बुरा हो जाएगा। वो कोई ना कोई सज्जन और शरीफ लोगों को ही टारगेट करते हैं कि यदि ये थाने पे भी गए तो पुलिस भी कुछ नहीं सुनेगी और अदालत में भी ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और इस तरीके से पूरी रकम हमारी हो जाएगी। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है सर, कोशिश रखना है आपको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर समंदर में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई उस देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी प्रकार से मैंने ये लाइन भी कही थी सर, एक बार और बता दूं मैं, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। तो इसी के साथ सर मैं मेरे वीडियो का समापन करता हूँ। मैंने आपको प्रोटेस्ट याचिका की परिभाषा और उसकी ड्राफ्टिंग और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी आपको दे दी है, और नेक्स्ट वीडियो में 193 की ड्राफ्टिंग पर और उससे रिलेटेड कानून पर बनाऊंगा। ये बड़े महत्वपूर्ण कानून है, यदि इनको हमने समझ लिया तो हमें बहुत कुछ इससे लाभ मिल सकता है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।